हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडो कैनेडियन फाइनेंस। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड्स आखिर होते क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यदि आप 10 लोग इकट्ठे होकर 100 रुपए डालते हैं तो 1000 रुपए इकट्ठे हो गए। अब 1000 रुपए आपने एक इंसान को दे दिए कि मेरे 1000 रुपए आप लो, आप इस 1000 को अलग अलग स्टॉक्स में खरीद के इसे बढ़ाओ। तो जो 10 लोग हैं जिन्होंने 100 रुपए डाले वो हो गए इन्वेस्टर्स। जो 1000 रुपए जिस पर्सन को आपने दिए वो हो गया म्यूचुअल फंड मैनेजर। वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर 1000 रुपए को किसी फंड में लगाएगा वो हो गया म्यूचुअल फंड। और उस फंड में आखिर होगा क्या? मल्टीपल स्टॉक्स होंगे। तो वो 1000 रुपए सिर्फ एक स्टॉक में नहीं जाएंगे, मल्टीपल स्टॉक्स में जाएंगे। 10 रुपए लेट सपोज टीसीएस में चला गया, 5 रुपए इन्फोसिस में चले गए, 2 रुपए विप्रो में चले गए, 1 रुपए रिलायंस में चला गया, 50 रुपए एल&टी में चला गया। तो ऐसे करके वो 1000 रुपए डिवाइड हो जाएंगे बेस्ड ऑन म्यूचुअल फंड मैनेजर की समझ से कि वो किस स्टॉक में कितना परसेंटेज ऑफ 1000 रुपए डालना चाह रहा है। तो आई होप इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा म्यूचुअल फंड का। आखिर म्यूचुअल फंड फिर बेटर कैसे हैं? क्योंकि स्टॉक्स तो हम खुद भी खरीद सकते हैं। हमने एक टीसीएस ही खरीदना है तो मैं खुद खरीद लूंगा। आपको उस स्टॉक के लिए रिसर्च करनी होगी, आपको टाइम स्पेंड करना होगा। प्लस अपने 100 रुपए हैं अगर आपके पास, आप एक ही या दो स्टॉक में आप लगा दोगे तो डाइवर्सिफाई भी प्रॉपर नहीं होगा। तो म्यूचुअल फंड्स आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1, डाइवर्सिफिकेशन का। वो सिर्फ एक या दो स्टॉक्स में नहीं लगाएंगे, 40 से 50 स्टॉक में एक म्यूचुअल फंड लगाएगा। आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा ताकि एक या दो स्टॉक अगर फेल भी होते हैं तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं होगा, ज्यादा लॉस नहीं होगा आपको। दूसरा बेनिफिट, आपका टाइम बचाता है वो। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने 100 रुपए डाल दिए, म्यूचुअल फंड मैनेजर को दे दिए, वो उसकी हेडेक है। अब उस 100 रुपए में से वो 5 पैसे या 10 पैसे या 1 रुपए जो भी उसने म्यूचुअल फंड ने अपनी फीस लेनी होगी वो कट करके वो आपको बाकी रिटर्न्स प्रोवाइड कर देगा। तो सिंपल सा काम है, आपका हेडेक ही नहीं है। आप हर महीने 100 रुपए डालते रहिए और वो आपके इन्वेस्ट होते रहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है, टाइम स्पेंड कम होता है इसमें, रिसर्च आपकी कम लगेगी, एफर्ट कम लगेगा। तीसरा बेनिफिट, आप इसको बिल्कुल 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से भी, 1000 रुपए से भी, आपकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको स्टॉक खरीदना हो कोई, लेट सपोज आपको टीसीएस का स्टॉक खरीदना है तो अभी उसका अराउंड प्राइस चल रहा है 3200 3300। अब इंडिया में फ्रैक्शनल स्टॉक तो हम खरीद नहीं सकते हैं कि एक स्टॉक तो पूरा खरीदना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 0.4 स्टॉक खरीद लिया हमने या 0.2 स्टॉक खरीद लिया। यूएस कनाडा में ये अलाउड है बट इंडिया में ये अलाउड नहीं है। तो इंडिया में फ्रैक्शनल आप स्टॉक खरीद नहीं पाओगे, आपको एक ही खरीदना है। और टीसीएस आप खरीदने जाओगे आपको 3200 पे करना ही पड़ेगा एक स्टॉक खरीदने के लिए। बट अगर म्यूचुअल फंड में आप डालते हो तो आप 500 रुपए भी डाल सकते हो, 100 रुपए भी डाल सकते हो। उसका 1 रुपए या 2 रुपए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास सिर्फ 100 रुपए थोड़ी है, वो और भी लोगों के तो 100 रुपए मिला के उसने बड़ा अमाउंट आ गया ना उसके पास। अब वो उसमें से जितना मर्जी टीसीएस ले ले या इन्फोसिस ले ले, इस अमाउंट को, जो अमाउंट इकट्ठा होके आता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास, इसको कहते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। कि म्यूचुअल फंड मैनेजर इतने एसेट्स को मैनेज कर रहा है। तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने जाएंगे कि म्यूचुअल फंड कौन सा लेना है, तो उसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना ज्यादा होता है, कहा जाता है वो इतना बेटर होता है। अभी मेरे ख्याल से 30-40 हजार करोड़ के आसपास काफी म्यूचुअल फंड्स पहुंच चुके हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, लोग काफी उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं और इस म्यूचुअल फंड को अपना पैसा देने में घबरा नहीं रहे हैं। म्यूचुअल फंड का ये भी फायदा, आपको 3200 रुपीज डालने की एक साथ जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए भी डाल सकते हो, 500 रुपए भी डाल सकते हो। बाकी जितना ज्यादा डालोगे तो उतना बेटर ही होता है। चौथा बेनिफिट, इसको आप एसआईपी की तरह भी कर सकते हो और लमसम की तरह भी कर सकते हो। एसआईपी क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर लेते हैं कि मैं हर हफ्ते डालना चाहता हूँ पैसे, हर दो हफ्ते में डालना चाहता हूँ, या हर मंथ डालना चाहता हूँ, या हर 6 मंथ डालना चाहता हूँ, या हर क्वार्टर डालना चाहता हूँ। आपकी मर्जी है। कई हमारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा है, एंजल वन है, वो काफी सारी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं, वीकली की, बाय वीकली की, मंथली की। तो आप उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं। तो मैं मंथली प्रेफर करता हूँ, कोई इससे फर्क नहीं होता है क्योंकि एवरेज हो ही जाना रिटर्न। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर आप मंथली कर रहे हैं, लेट सपोज एक अमाउंट ले लेते हैं, आप 1000 रुपीज की एसआईपी स्टार्ट करते हैं। एवरी मंथ आपने कोई भी डेट डिसाइड कर ली, डजेंट मैटर कौन सी डेट पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, कौन से पे कम, डजेंट मैटर। क्योंकि आप 1 महीना या 2 महीना नहीं करने वाले हो, आप इसको लॉन्ग टर्म करने वाले हो, कई साल करने वाले हो। तो मार्केट में जो भी अप्स एंड डाउन होंगे सब एवरेज आउट हो जाएंगे। तो आपको वोलेटिलिटी, इन सब से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती एसआईपी में। भले ही आपको लगेगा कि अरे यार मार्केट बहुत डाउन है,
और मेरे पास पैसे नहीं है, दैट्स फाइन, क्योंकि आप हर मंथ डालने ही वाले हो पैसे। तो नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी या आपका जो भी बिजनेस इनकम है वो आएगा, तो आप उसमें डाल देना पैसे। तो दैट इज SIP, सिंपल है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो आप जरूर उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आपका डिसिप्लिन भी बना होगा कि हर महीने की दूसरी तारीख को मेरे 1000 रुपए कट ही जाने हैं, वो अपने आप चले जाएंगे। सैलरी खर्चा करने से पहले मेरे 1000 रुपए तो जमा हो गए। दैट इज द बेस्ट अप्रोच कि मंथ में सैलरी आई, पहले ही आपने जितना भी अमाउंट डिसाइड किया है वो अपना SIP में चला जाना चाहिए। क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि जैसे ही पैसा आता है वो उसको खर्चने का थोड़ा ट्राई करते हैं। फ्रूगल लाइफ बहुत कम जी पाते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट अगर आपको डिसिप्लिन लाना है अपने लाइफ में तो मंथ के फर्स्ट 5 डेज में ही ट्राई कीजिए, SIP को फिक्स करके डाल दीजिए, ताकि 1000 रुपए तो मेरे फंड में जमा हो जाए। दूसरा तरीका होता है लमसम। लमसम मतलब मेरे पास 1 लाख रुपए है, मेरा बोनस आया है कोई, मैं एक साथ डालना चाह रहा हूँ किसी फंड में। तो आपने जाके 1 लाख रुपए डाल दिए। आपने कोई मंथली डिसाइड नहीं किया कि मैं फ्रीक्वेंसी करूंगा इसकी या कुछ है, आपने एक साथ जाके 1 लाख रुपए डाल दिए। कई बार कंपैरिजन होता है SIP में ज्यादा रिटर्न आते हैं या लमसम में। अब ऐसा तो है नहीं आप SIP में 1000 रुपए डालने वाले हो, आप 1000 रुपए ओवर द मंथ कई 1000 रुपए डालने वाले हो। तो जब आप कंपेयर करोगे आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स तो आपको सिमिलर रिटर्न्स दिखेंगे। डोंट ओवर थिंक अबाउट इट कि SIP करूं या लमसम करूं। आपके पास पैसे हैं, लमसम है तो डाल दो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि मार्केट हाई है बहुत और मैं लमसम करूं कि ना करूं, डाउट हो रहा है, तो उसको डिवाइड कर दो कि 1 लाख रुपए है, मैं 6 महीने में इसको डालूंगा। तो 16,000 की मैं 16,666 की मैं SIP कर देता हूँ 6 महीने की, मेरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। सबसे बढ़िया तरीका है SIP। मुझे लगता है बेस्ट फॉर्म है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है भी, उसको भी 3 या 6 महीने में आप डिवाइड कर दो, सबसे बेटर है। क्योंकि आपका एवरेज आउट हो जाएगा रिटर्न्स, आपको डर भी नहीं लगेगा। डरने का इसमें बिल्कुल नहीं है। आपका म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होगा। स्टॉक भले ही डीलिस्ट हो सकता है, म्यूचुअल फंड जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि वो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है या वो म्यूचुअल फंड कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं नाम बस एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, कल को वो बंद हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में जितना भी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 40,000 करोड़ वो जीरो हो जाएगा, खत्म। ऐसा नहीं है। उस म्यूचुअल फंड को कोई और कंपनी टेक ओवर कर लेती है। जैसे अभी हमने देखा था IDFC के म्यूचुअल फंड्स थे, वो बंधन ने टेक ओवर कर लिए। तो फ्रैंकलिन के भी कई थे तो उसको भी टेक ओवर कर लिया गया। ऐसा नहीं है कि आपके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट वेस्ट हो जाएंगे, कंपनीज चेंज हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट जीरो तो कभी नहीं होगा, ये तो पक्की बात है। अब बात आती है म्यूचुअल फंड आखिर चूज कौन से करें। 3,000 4,000 म्यूचुअल फंड के टाइप्स आ चुके हैं, अलग अलग म्यूचुअल फंड। हर एक कंपनी जो म्यूचुअल फंड की कंपनी है, एक्सिस है, बंधन है, SBI है, टाटा है, हर एक कंपनी ने भी 20-30 म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हुए हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो इसमें से कौन सा चूज करें? इससे पहले कि हम समझें कि कौन सा चूज करें, हमें यह समझना जरूरी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तो सबसे पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या हो गया कि वो इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा, भले ही वो लार्ज कैप में करे, मिड कैप में करे, स्मॉल कैप में करे, मिक्स ऑफ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन में करे, वो उसकी मर्जी है। बट अभी के लिए समझ लेते हैं कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ये सारे इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। मार्केट, स्टॉक मार्केट डायरेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गए जो आपको 12 से 15 के आसपास ऑन एन एवरेज ये रिटर्न माना जाता है जो दे सकते हैं वो। अब वही बात है कि पास्ट रिजल्ट्स आर नॉट द गारंटी ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स, तो वो भी हमें ध्यान रखना। दूसरा होता है डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है? जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए? ओवरनाइट फंड्स हो गए या बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। तो ये सारे कैटेगरीज जैसे अपने फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, सिमिलर टू वैसा ऑल्टरनेट लगा लीजिए आप। जो फिक्स डिपॉजिट्स के ऑल्टरनेट पे ये डिबेंचर्स वाले डेट फंड्स आ जाते हैं जो आपको 7 से 8%, 6-8% दे देंगे। इनके भी टैक्स के अलग अलग इम्प्लीकेशन होते हैं, तो वो किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट अभी हम कैटेगरी समझ लेते हैं। तो डेट म्यूचुअल फंड हो गई जो आपको 6 से 8% के आसपास रिटर्न दे देंगे। डेट का ये हिसाब हो गया। तीसरा आता है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या करते हैं? इक्विटी और डेट में बैलेंस बना के चलते हैं। इनको बैलेंस एडवांटेज फंड्स, ये वो कई कंपनीज निकालती हैं, ये वो वाले फंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी समझ से कुछ परसेंटेज इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, कुछ परसेंटेज डेट में इन्वेस्ट करेगा। अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर को लग रहा है मार्केट काफी हाई जा चुकी है या कॉस्टली हो चुकी है, तो वो इक्विटी से उठा के डेट में डालना शुरू कर देगा। तो डेट का बढ़ जाएगा, इक्विटी कम हो जाएगा, उसका प्रोपोर्शन। मान लीजिए 1000 रुपए डाले, पहले उसने 500 इक्विटी में डाले, 500 इक्विटी में, 500 डेट में। मार्केट बढ़ गई, वो 500 से 700 हो गई इक्विटी,
और डेट हो गया 500 से 550, तो वो कुछ पोर्शन बेच के डेट में डाल देगा ताकि बैलेंस हो जाए। अब मार्केट घट गई, इक्विटी कम हो गया, डेट वही है, तो डेट में से उठा के इक्विटी में डाल देगा ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो वो अप्स एंड डाउन्स को मैनिपुलेट इस वजह से करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको बेच देंगे इक्विटी को और डेट में डाल देंगे। जब मार्केट नीचे जाएगी तो डेट में तो मेरा पड़ा ही है माल जो 6-7% से बढ़ रहा है, तो मैं उसको उठा के इक्विटी में डाल दूंगा, तो उस लो इक्विटी का मैं फायदा उठाऊंगा। अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेफेस्ट ऑप्शन तो ये वाली रहती है कि हाइब्रिड में आप कर लीजिए, इक्विटी प्लस डेट का आपको प्रोपोर्शन मिल जाएगा। आजकल इक्विटी, डेट और गोल्ड का भी प्रोपोर्शन डालने लग गए हैं इसमें, तो वो भी ऑप्शन अच्छा रह जाता है। तो इसमें आपको मिलेगा 10 के आसपास, 10-11% के आसपास आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको हाई में जाना है 12 से 15 में इक्विटी, 6 से 8 लो में रहना है तो डेट, दैट इज ऑल्सो फाइन, और 10-11 मिड एवरेज में रहना है विदाउट टेकिंग मच रिस्क, तो आप उसको हाइब्रिड फंड में डाल सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सभी कैटेगरीज के बारे में डिटेल में बात जरूर करेंगे। इक्विटी के बारे में बहुत लंबी वीडियोस होने वाली हैं, डेट के बारे में और हाइब्रिड फंड्स के बारे में कि कौन से बेटर हो सकते हैं। अब ये 3 कैटेगरीज अगर हमने समझ ली, हमने चलो लेट सपोज डिसाइड कर लिया हमने इक्विटी फंड में करना है। अब म्यूचुअल फंड चूज कैसे करना है? म्यूचुअल फंड कभी भी लास्ट 1 ईयर का हाईएस्ट परफॉर्मर या लास्ट 3 इयर्स का हाईएस्ट परफॉर्मर कौन सा म्यूचुअल फंड है, कई आपको जो वेबसाइट्स है वो बता देंगे कि लास्ट 3 इयर्स में कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। दैट डजंट गारंटी कि वो आने वाले 3 या 5 साल में भी बेस्ट परफॉर्मर रहेगा। ये देखा गया है बहुत पास्ट रिजल्ट्स में। अगर आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड एक कैटेगरी में, इक्विटी में, लेट सपोज लार्ज कैप कैटेगरी में हम देखते हैं 10 म्यूचुअल फंड्स रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो टॉप 1 या टॉप 2 परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट 5 इयर्स में टॉप 2 परफॉर्मेंस में रहे हों, वो नीचे खिसक जाते हैं और कोई नया म्यूचुअल फंड आ जाता है। अब कंफ्यूजन हो गई, अरे मैं बेस्ट कौन सा चूज करूं, कौन सा परफॉर्म करेगा? आप नहीं चूज कर पाओगे, आप कंफ्यूज ही रहोगे कि अरे यार इस साल एक्सिस का चल रहा है, मैं एक्सिस ले लेता हूँ, वो पता लगा अगले 2 साल एक्सिस आ गया, 5वें-6ठे नंबर पे एसबीआई आ गया, आप एक्सिस को बेच के एसबीआई में चले गए, एसबीआई फिर अगले 2 साल नहीं चला, फिर वो 4थे नंबर पे आ गया जी, एचडीएफसी चल रहा है, ओहो एसबीआई बेच के मैं एचडीएफसी पे चला जाता हूँ। आप यही रोटेशन ही करते रह जाओगे तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। इसका वे आउट क्या होता है? पैसिव फंड्स। ये मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जब भी आपको चूज करने हैं, एक्टिव फंड्स होते हैं और एक पैसिव फंड्स होते हैं। एक्टिव फंड्स वो होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड मैनेजर अपनी समझ से स्टॉक्स चूज करता है, उनका प्रोपोर्शन चूज करता है और अपनी समझ से डाल देता है। तो इक्विटी फंड का एक मोटा मोटा समझ लेते हैं कि लार्ज कैप में कोई आया, एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड, उसने उठा के अपनी समझ से लार्ज कैप स्टॉक्स में डाल दिया कि मैं अपना रिटर्न दे दूंगा। ओके, अब वो कंपीट किससे करेगा? इसका एक बेंचमार्क होगा। बेंचमार्क क्या होगा? लार्ज कैप इंडेक्स फंड। लार्ज कैप इंडेक्स फंड क्या होता है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो टॉप लार्ज कैप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। तो एक कोई ऐसा साल आया, 2024 का साल आया, लेट सपोज एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ने क्लेम किया कि मैंने 18% रिटर्न दिया इस साल में। अरे गजब, मैं तो 12% या 15% एक्सपेक्ट कर रहा था, आपने तो 18 दे दिया। इन्वेस्टर खुश। उसको कंपेयर किससे करना है? उसको अपने बेंचमार्क से कंपेयर करना है। बेंचमार्क क्या है? निफ्टी 50 इंडेक्स। अब निफ्टी 50 इंडेक्स है पैसिव फंड, इंडेक्स फंड ने 21% दिया है। अब उसने अपने बेंचमार्क को तो बीट किया नहीं, वैसे 18% दे दिया एक्टिव फंड ने, लोग खुश हैं, इन्वेस्टर्स खुश हैं, बट बेंचमार्क तो बीट हुआ ही नहीं। बेंचमार्क अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फंड में ही लगा देता, मेरे को 21% मिल जाता। इंडेक्स फंड क्या होता है कि किसी भी कंपनी का आप इंडेक्स फंड ले लो, एचडीएफसी का ले लो, एक्सिस का ले लो, वो सारे एक ही इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स को, वो तो सेम ही रहेगा ना। तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं, आप किसी भी कंपनी का इंडेक्स फंड ले लो, हर साल सेम ही रहेगा, हर कंपनी सेम रहेंगी। वो अगर एक म्यूचुअल फंड कंपनी पैसिव फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स में 21% दे रही है, एचडीएफसी की, एक्सिस की भी 21% ही दे रही होगी मोटा मोटा, बंधन की भी 21% ही दे रही होगी मोटा मोटा, तो आपको कंपनीज चूज करने की कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी अगर आप इंडेक्स फंड में चले जाते हो, अगर आप पैसिव फंड में चले जाते हो। अब यहाँ एचडीएफसी का लार्ज कैप फंड कह रहा है मैंने 18% दिया, आप उस एक्टिव फंड में थे, आपको 3% का घाटा हो गया एक तरीके से। वहीं बंधन कह रहा है मैंने 24 दे दिया यार, है ना, तो आप उस 24 एचडीएफसी को बेच के आप उस 24% वाले बंधन में चले गए। अगले साल आके वो कहता नहीं मैं तो फिर से 15% दे रहा हूँ बंधन, क्योंकि उसके म्यूचुअल फंड मैनेजर ने कुछ और सोचा कि बेटर करता हूँ, नहीं बनी बात, उसका कम हो गया रिटर्न। अब आप क्या बंधन बेच के फिर से कहीं और जाओगे? इसी लूप में चलते रहोगे। यही पैसिव फंड रहता तो 21% आपको मिलते रहते। जिस चीज के लिए हम म्यूचुअल फंड्स में आए थे, सुकून की नींद के लिए और टाइम कम स्पेंड करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो तो इंडेक्स फंड से हो ही रहा है ना, तो आपको टेंशन क्या है?
हमेशा मुझे जहाँ तक लगता है पैसिव फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिव फंड्स के लिए बेंचमार्क का काम करते हैं। किसी भी कंपनी का म्यूचुअल फंड ले लो, बहुत ही बढ़िया है। नाविगा ले लो, नया नया लॉन्च हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो इंडेक्स फंड है। सारी कंपनी सेम ही तो देंगी, कोई नाविगा अलग थोड़ी दे देगा रिटर्न, 21% ही देगा अगर मैं 1 साल की किसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर समझने की बात यह है, जब भी इक्विटी फंड्स लें तो एक्टिव फंड की बजाय पैसिव फंड्स लेना मेरे ख्याल से प्रेफरेबल रहता है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग कहा जाता है इसको। यहाँ पर आपको बिल्कुल सुकून की नींद आएगी, आपको कोई टेंशन नहीं है कौन सी कंपनी कब बढ़ रही है कब घट रही है, कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड कब घट रहा है कब बढ़ रहा है। आप टेंशन फ्री रहो और मजे करो। पैसिव फंड में इन्वेस्टेड है, ऊपर जाएगा तो इंडेक्स जाएगा, नीचे जाएगा तो इंडेक्स जाएगा। आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्टेड हो, मार्केट उसी से डिसाइड हो रही है कि ऊपर है या नीचे है। आजकल आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दो, सेंसेक्स फंड भी आते हैं, तो उसमें टॉप 30 कंपनीज होती है इंडिया की, उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो आप तो ट्रैक वही कर रहे हो ना, एनएससी निफ्टी 50 क्या है आज का, या सेंसेक्स क्या है, आप उसको ट्रैक कर लो। क्या दिक्कत है? आपका सेंसेक्स चल रहा है 73-74,000, आप उसको ट्रैक करते रहो, आपको सेम रिटर्न मिलेगा जो इंडेक्स दे रहा है। सिंपल काम है। अब इंडेक्स हमारे देश में बढ़ता है 11-12% से, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो आपको उतना ही रिटर्न मिलेगा। यू शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये हो गई इक्विटी फंड्स की बात कि हमें पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टिंग में ही रहना चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक्टिव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं ज्यादा उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं उसको प्रेफरेंस नहीं देता हूं। तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूंगा अगली कुछ वीडियोस में कि एक्टिव फंड्स में कौन कौन से कैसे देखा जाता है कि कौन सा बेटर चल रहा है। बट ले दे के पैसे फंड्स ही बेटर रहेंगे, आपको रिसर्च भी वहां कम करनी पड़ेगी, शांति भरा जीवन रहेगा। एक्टिव फंड और पैसे फंड में एक मेजर डिफरेंस और भी है, एक्सपेंस रेशो का। आप लोग म्यूचुअल फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हो दोनों जगह ही। पैसिव फंड्स में उसको ज्यादा मैनेज करने का होता नहीं, क्योंकि वो निफ्टी 50 इंडेक्स में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसी को ट्रैक कर रहा है, तो उसको कुछ भी ज्यादा करना नहीं होता है। तो हार्डली 0.1%, 0.2%, 0.3% इंडेक्स फंड्स की एक्सपेंस रेशो होगी। तो जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी की एक्सपेंस रेशो सबसे कम हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। क्यों? मतलब क्योंकि रिटर्न तो सेम ही मिलना है पैसिव फंड्स में, राइट। और एक्टिव फंड्स में वही दिक्कत हो जाती है कि एक तो कंपनी चूज करो कि बेस्ट परफॉर्मेंस कौन सी करेगी नेक्स्ट ईयर्स में, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, उसमें स्पेकुलेशन करनी पड़ेगी, वो दिक्कत वाली बात है। प्लस एक्सपेंस रेशोज उनकी होती है 0.5%, 0.8%, कई म्यूचुअल फंड्स की तो 1.5%, 2%। हमने समझा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, स्टॉक से कैसे डिफर करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। प्लस हमने 3 कैटेगरी समझी, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी में फिर हमने समझा एक्टिव और पैसिव, जहां पर पैसिव इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग इन माय ओपिनियन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग। भले ही आप यूएस के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, नेस्डैक 100 में, S&P 500 में, इंडिया के इंडेक्स हैं कई, BSE सेंसेक्स वाला है या निफ्टी 50 है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इसमें कई और फॉर्म्स भी आ जाती हैं, मिड कैप के इंडाइसेस हैं या स्मॉल कैप के भी इंडाइसेस हैं, जिससे आप रिटर्न्स और भी बढ़ा सकते हो। एक्टिव फंड्स आर ओके, पैसिव फंड्स आर द बेस्ट। पैसिव फंड्स में शांति भी है, एक्सपेंस रेशो भी कम है, कंपनी चूज करने का भी कोई इशू नहीं होता। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज हम सभी को होना बहुत बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स सही है या नहीं वो हर किसी का अपना डिसीजन है, बट मेरे ओपिनियन में अगर आपको सुख शांति की नींद चाहिए विद सम रिटर्न्स, तो म्यूचुअल फंड्स, पैसिव म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी सेगमेंट के बारे में, जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे डिमांडिंग सेगमेंट रहता है। जरूर उसकी बात करेंगे और देखते हैं किसमें बेटर रिटर्न्स मिल पाते हैं हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।